सभी साथियों का स्वागत है। और हम लोग आज जनतंत्र संवाद की परिचर्चा का 22वां एपिसोड में हैं और हम लोगों का आज का विषय है कोरोना काल में एक तरफ बढ़ती अमीरी, कुछ लोगों की बढ़ती अमीरी और दूसरी तरफ बहुत लोगों की बढ़ती गरीबी। इसके लिए हमारे बीच हमारे पुराने साथी और अर्थशास्त्र के जानकार तथा संघर्ष वाहिनी के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, संपूर्ण क्रांति धारा से जुड़े साथी शेखर सोनालकर, जो जलगांव महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो जुड़ गए हैं। तो आज हमें चर्चा जो करनी है मुख्य तौर पर यह है कि हमने देखा कि इस पूरे कोरोना काल में पिछले लगभग 1.25 साल के दौरान जो परिस्थितियां बनी है, उसमें एक तरफ जिसको कहते हैं इस आफत काल, जिसको कहें इस आफत काल में एक तरफ कोरोना के कारण कुछ लोगों ने उसको अवसर में तब्दील करते हुए अपनी परिसंपदा को, अपनी संपत्ति को, अपनी हैसियत को बढ़ाया है और वो अरबों खरबों के मालिक बन गए हैं। दूसरी तरफ गरीबों की या सामान्य लोगों की या मध्य वर्ग की स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो इस संबंध में आज चर्चा करनी है। हम चाहेंगे कि साथी शेखर सोनालकर इसकी शुरुआत करें। मैं थोड़ा इस विषय को विस्तृत करके बोलूंगा कि बेसिकली कोरोना काल में इकोनॉमी के ऊपर जो असर हो रहा है और फिर उसमें भारत में क्या हो रहा है और हमारे गवर्नमेंट का इसके तरफ देखने का तरीका क्या है, इसको मैं थोड़ा कहीं कहीं मोदी का जो पीरियड है 6 साल का, उसमें जो कुछ चीजें हुई है वो भी इसमें ऐड करता जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कोरोना का ये जो आर्थिक संकट है ये दुनिया भर में, इसलिए एक इकोनॉमिस्ट जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सौम्या स्वामीनाथन, उसने कहा है कि ये कोरोना कोई बाउंड्री नहीं जानता और आर्थिक जो परिणाम हो रहे हैं सारी दुनिया के ऊपर। मतलब उसमें ये समझा जा रहा है कि सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, जिसमें गरीबों की स्थिति ज्यादा खराब होने वाली। ऐसा समझा जा रहा है कि दुनिया में गरीबों की स्थिति में, गरीबों की संख्या में 9.1 से 9.4% बढ़ोतरी होगी, जो पहले है उससे ज्यादा 9.1 या 9.4 तक बढ़ोतरी गरीबों की संख्या में। इसमें गरीब की व्याख्या भी उन्होंने जो की है वो ऐसा है कि जो जिनको $1 रोज, इसका मतलब $1.5 रोज, इसका मतलब है 100 रुपए लगभग रोज जिनको नहीं मिल रहा है वो गरीब है दुनिया भर। तो उनकी संख्या में कोरोना के कारण वो संख्या बढ़ेगी, ये दुनिया भर में माना जा रहा है। इसमें यह भी माना जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा परिणाम गरीब मुल्कों के ऊपर होगा। ठीक है, मतलब अब मैं जो बताना जानना चाह रहा हूं कि गरीबों के ऊपर जो परिणाम हो रहे हैं वो दुनिया भर में। अब भारत में जो हमारे आंखों के सामने जो स्थिति दिख रही है वो क्या है, वो ऐसी है कि कोरोना के कारण हम लोग जो घरों में बंदिश है, उससे जिनकी तनख्वाह चालू है, जिनका पेंशन चालू है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन रोज कमाने वाले जो बिजनेसमैन है वो भी प्रॉब्लम में आ गए। जो इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत ज्यादा असर इंडस्ट्री के ऊपर भी हो रहा है। कुछ सेक्शंस है जो कमा रहे हैं, जैसे कि सारा मेडिकल फील्ड है, फिर मतलब मेडिकल स्टोर वाले, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर सब है, डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल वाले हैं, फिर उसके साथ साथ ग्रोसरी शॉप्स वाले, किराना दुकान वाले भी है। ये जो सारा संकट है इसमें भारत सरकार की जो नीति रही है वो ज्यादा ठीक नहीं रही है। मतलब पहले तो हमने बोल दिया कि हमने कोविड की जंग जीत ली है और अब जैसे कि कोविड खत्म ही हो गया। अब देखो, सरकारी लोग जो बोल रहे हैं वो भी मुझे चिंताजनक लग रहा है। मैंने तो बोला कि ये सारे दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन भारत में जो लोग मरे हैं कोरोना के कारण उनकी संख्या छुपाई जा रही है।
और ये बोला जा रहा है कि ब्राजील में 10 लाख में 2135, इटाली में 2083, अमेरिका में 1873, ब्रिटेन में 1826 लोग मरे, और भारत में एक 10 लाख के पीछे सिर्फ 229 लोग मरे। इसका मतलब क्या है भाई, मैं तो नहीं समझ रहा हूं। तो ये जो है, ये गवर्नमेंट जो है, ये अपने आप को इसमें भी हमने कुछ ज्यादा किया है ऐसा बता रही, जबकि वैसा है नहीं। और मुझे लगता है ये मानवीय संकट है, जिसके बारे में मानवीय लेवल पे हमको बात करनी चाहिए। मैं सरकार और विरोधी पक्ष इस लेवल पे बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं यहां तक सरकार की बात करूंगा कि क्या सरकार ने इस संकट को ढंग से उसका जवाब दिया है। इसके सामने जो जो काम करने चाहिए थे सरकार के, क्या उस सरकार ने किए है? यहां तक कि मैं सरकार की बात करूंगा। गरीब देशों ने जो मदद अपने लोगों को दी है और अमीर देशों ने जो दी है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब भारत की पूरी इकोनॉमी $2.5 ट्रिलियन है और 36 अमीर देशों ने अपने लोगों को $10 ट्रिलियन की मदद की। और इस दिशा में भारत अपने लोगों को मदद करने में बहुत पीछे है। भारत सरकार ने कोरोना के संकट से लड़ने के लिए जो 35,000 करोड़ रुपया बजट में रखा था, उसका 10% भी वो खर्च नहीं कर पाए। वो स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि तुम्हारा खर्चा तुम उठाओ और सारा नियंत्रण हम हमारे हाथ में रखेंगे। किसको कौन सी दवाई किसको मिलनी है, किसको कितने वैक्सीन मिलने हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा और स्टेट गवर्नमेंट इसको परचेस करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ना फंड्स की मदद कर रहा है, ना स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी का बकाया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 4 साल से पड़ा हुआ है, 3-4 साल से, वो भी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सब छोड़ दिया है। अब ऐसी स्थिति में जब महामंदी आती है तो सरकारी खर्चा बढ़ाओ, ये बताया जाता है कि एक्सपेंडिचर बढ़ाओ तो मार्केट में कुछ उछाल आएगा। ये भी नहीं हो रहा है। स्टॉक मार्केट में ये हो रहा है कि स्टॉक मार्केट की कीमतों का और इकोनॉमी का कोई संबंध नहीं है, ये बहुत दिनों से बोला जा रहा है। आपको याद होगा 1992-94 के बीच में बॉम्बे में स्टॉक मार्केट बहुत उछाल पे था, जिसका कोई रीजन नहीं था। इसका कारण यह है कि स्टॉक मार्केट में, भारत के स्टॉक मार्केट में, भारत के सोने के व्यापार में और भारत के रियल एस्टेट में जो पैसा आता है वो ज्यादा करके ब्लैक मनी होता है। और ये ब्लैक मनी जो है, इसके आधार पे इसकी कीमतें तय होती है। दूसरी बात ऐसी है कि दुनिया भर में स्टॉक एक्सचेंज वाले ऐसा मानते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग, एक शेयर के पीछे जो प्रॉफिट का अर्निंग होता है, उसके ऊपर मार्केट में शेयर की कीमतें तय होती है। ऐसा हो जो उनका थ्योरेटिकल कहना है, ये भी होते हुए हमको आज नहीं दिख रहा है। तो शेयर मार्केट ये अर्थकारण की, आर्थिक स्थिति की सही मायना है या सही स्थिति बताता है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी नई चीजें भी सामने आई है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है हमारी, और पब्लिक सारा जो मेडिकल का फील्ड था पब्लिक सेक्टर में, उसकी जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लूट हो रही है, बहुत ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, डॉक्टर बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, ये सब हमको दिख रहा है। अब गवर्नमेंट लोगों को मदद करना तो छोड़ दो, हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल के ऊपर जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो भी नहीं कम कर रहे। अब ये भी हमको समझना चाहिए कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, सिर्फ अमीर लोग पेट्रोल या डीजल का उपयोग करते ऐसा नहीं है।
उसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेके पावर जनरेशन से लेके बहुत सारी चीजें आती हैं। इसलिए गरीबों के ऊपर भी उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि मार्केट में सारी जो चीजें, तेल है, खाने का तेल जो है, अलग अलग प्रकार का, पल्सेस जो है, इनकी कीमतें में बहुत बहुत ज्यादा उछाल है, जबकि किसान को उतना नहीं मिल रहा है। लेकिन मार्केट में जो उछाल है, इसका भी कारण कमोडिटी मार्केट है। तो कमोडिटी मार्केट में जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स का गेम होता है, उसमें तुम्हारे पास कमोडिटी होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं, फिर भी तुम उसको खरीद सकते हो और उसको बेच सकते हो, हाइपोथेटिकल बेसिस पे, काल्पनिक बेसिस के ऊपर। और इनके हाथ में कमोडिटी की सारी प्राइस तय करना है। इसके कारण कमोडिटीज मार्केट के कारण और कमोडिटीज मार्केट में होने वाले गलत कामों के ऊपर सरकार का कोई बंधन नहीं, इसके कारण से ये हो रहा है। अब ये कीमतें जो बढ़ रही है, लोगों को महंगाई की मार जो झेलनी पड़ रही है, इसके ऊपर क्या कोई इलाज नहीं है? क्या सोशलिज्म में इसके ऊपर इलाज है? कोई जरूरी नहीं। चाइना में स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के पास जो माल पड़ा हुआ रहता है, वो जो मार्केट से खरीदते हैं एक स्थान से, वो समय पे मार्केट में ला के वो व्यापारी लोग जो कीमतें बढ़ाते, उसमें वो हस्तक्षेप करके, उसमें इंटरफेरेंस करके उसको सही लेवल पे रखने में कामयाब है। हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति सारे पार्टियों की, मैं उसमें आज की पार्टी सत्ताधारी पार्टी की नहीं बात कर रहा, सारे पार्टियों की मिली भगत होती है व्यापारियों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ। इसको हमको समझना चाहिए। और इसके कारण स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सही वक्त पे मार्केट में चीजों को नहीं ला रही। देखिए, ये इसके ऊपर क्या कोई इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? कोई इसके ऊपर इलाज है? तो यूएस में, अमेरिका में कहा जा रहा है कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाओ, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनके ऊपर टैक्स बढ़ाओ, जो ज्यादा कमा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाओ। और ये वहां के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ जो बड़े लोग हैं उनको ज्यादा सहूलियत देना ये हो रहा है। पहले हमारे यहाँ वेल टैक्स था, अब नहीं है। फिर एक वेल्थ एक से दूसरे की तरफ जाए तो उसके ऊपर टैक्स था, वो नहीं है। अब कॉर्पोरेट टैक्स भी कम है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन टैक्स को कम कर दिया है। तो ये सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। मुझे सिर्फ आखिरी में एक ही चीज ऐड करनी है कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि सरकार एक बहुत बड़ी शक्ति है, इकोनॉमिक मैटर में भी ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है, सरकार बहुत बड़ी ताकत है, और जिसके हाथ में सरकार होगी वो देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा तरह से प्रभावित कर सकता है और रोल प्ले कर सकता है। इसलिए सरकार में अच्छे लोग होना ये भी लोकतंत्र की एक निहायत जरूरी बात है, इसको हमको करना चाहिए। मुझे लगता है कि गरीब गरीब हो रहे हैं, ये आज की स्थिति में सही है, लेकिन आगे जाके ऐसा नहीं होगा। जब स्थिति सामान्य हो जाएंगी तो फिर से मुझे लगता है इकोनॉमी हमारी उभार पे आ सकती है। फिलहाल ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी 1.2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट कम हुई है गए 4 महीने, ये गवर्नमेंट के फिगर्स बता रहे हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो सब ठप ही है, बिजनेसेस ठप है, तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। लोगों का किराया वैसे ही है, बैंकों का इंटरेस्ट जो देना है वो वैसा ही है, उसमें कोई कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कुछ लोग कर्जा देके लोगों को डुबा रहे हैं, जिसमें दिल्ली में 120 करोड़ रुपया लोगों का डुबाया गया सिर्फ 2 महीने के अंदर, और वो फाइनेंस करने वाली कंपनी चाइना की। तो गवर्नमेंट इज फेलिंग इन एवरी सेक्टर टू कर्ब दिस प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट ढंग से अपने यहाँ काम करके जो गलत काम कर रहे हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म जो है, उसको उसके ऊपर नियंत्रण लाने में
पीछे दिख रही है, इसका कारण साफ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक बहुत अच्छे व्यापारी है, लेकिन वो अर्थशास्त्री नहीं है। उनको अर्थशास्त्र उतना समझ में नहीं आ रहा है। हमारी फिनांस मिनिस्टर साहिबा को कितनी इकोनॉमिक्स समझ में आती है पता नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी उन्होंने हिस्ट्री का आदमी बिठाया है, जबकि आज तक कभी इकोनॉमिक्स के अलावा किसी को वहाँ वो पोस्ट पे रखा नहीं जाता था, और वो सारे इंडिपेंडेंट लोग हुआ करते थे। रघुराम राजन को जब वहां बुलाया गया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, लेकिन रघुराम राजन उनकी बात नहीं सुनते थे और मनमोहन सिंह उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो हमारे यहाँ वो रिस्पेक्ट की राजनीति, सबको साथ लेने की राजनीति, और जो उस फील्ड के जानकार है उनको अपने साथ रख के उनकी बात सुनने की मानसिकता इस सरकार में नहीं है। इसलिए उनकी ये ज्यादा फेल्योर नजर आ रही है। मुझे लगता मैंने बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से नहीं लिखा, लेकिन अपने स्टेज थॉट्स मैंने रखे हैं। धन्यवाद शेखर जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से रखा है। और जो बातें आपने जो सवाल खड़ा किया है, उस सवाल को केंद्र में रखते हुए हमें लगता है कि आपने बहुत साफ तौर पे कहा कि बेरोजगारी दिन से बढ़ रही है और क्रोनी कैपिटलिज्म पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है, या कह सकते हैं उसको बढ़ावा सरकार दे रही है।